नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाएंगे अपने दो साथियों के माध्यम से, पवन शर्मा और सुरेंद्र कुमार के माध्यम से। सीधा रुख करते हैं पवन शर्मा का, जो कि इस समय संसद टीवी के सामने उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन। क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज लोकसभा के भीतर? प्रतिबिंब, जैसा हम जानते हैं, लोकसभा और चाहे संसद लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद का हर एक दिन जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है और आज का दिन भी जो है वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बिल हैं, 4 बिल हैं, बड़े बड़े बिल हैं जो कि अभी तक जिस पे चर्चा नहीं हो पाई है वो लिस्टेड हैं। और सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि प्रश्नकाल से शुरुआत होती है लोकसभा में। 20 जो प्रश्न हैं वो लिस्टेड रहते हैं, उसमें लोकसभा से शुरुआत होती है। पर आज सबसे पहले जो है वो ऑबिचुरी रेफरेंस है, निधन संबंधी उल्लेख की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका निधन हो गया बीते कल। तो वो जो है 8 बार जो है लोकसभा के सांसद भी रहे हैं प्रतिबिंब। तो लोकसभा में आज 3 सांसदों से संबंधित जो है सबसे पहले ऑबिचुरी रेफरेंसेस है, जिसमें कि स्वर्गीय शिबू सोरेन भी उसमें शामिल हैं। उसके बाद प्रश्नकाल रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। प्रश्नकाल अति महत्वपूर्ण है, आज भी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर मैं आज के प्रश्नकाल की बात करूं तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से जुड़े 5 प्रश्न हैं, टेक्सटाइल्स वस्त्र जो मंत्रालय है उससे जुड़े 5 प्रश्न हैं, रूरल डेवलपमेंट से जुड़े 3 प्रश्न हैं, सहकारिता मंत्रालय से जुड़े भी 3 प्रश्न हैं, पंचायती राज से जुड़ा 1 प्रश्न है और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी है मंत्रालय है उससे जुड़ा 1 प्रश्न है। तो ये सारे के सारे जो मंत्रालय हैं सीधे आम जनता से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, आज मैं लिस्टेड की बात करूं प्रतिबिंब, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि डीबीटी पेमेंट टू फार्मर्स, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पैसे जाते हैं किसानों के अकाउंट में सीधा, उनसे संबंधित कई जगह चीजें नहीं पहुंच रही, तो उससे संबंधित जो मामला है, प्रश्न है, वो आज लोकसभा में रखा गया है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही एक्सपेंशन अंडर पीएम किसान जो योजना है, पीएम किसान योजना के तहत जो किसानों को पैसे मिलते हैं हर महीने, जो 2,000 रुपए हैं, हर 3 महीने में वो ट्रांसफर होता है 6,000 रुपए का। तो उसमें कुछ तमिलनाडु के कुछ सीट्स हैं, जैसे वेल्लोर सीट है, वहां पे बहुत सारे किसानों को इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो इससे जुड़ा सवाल जो है वो लोकसभा में लिस्टेड है। इसके अलावा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो शून्य कॉस्टिंग की खेती है और जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने की बात है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं आचार्य देवव्रत पूर्व, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 से 7 किसानों को इससे जोड़ चुके हैं। गुजरात में 12 से 15 लाख किसान जो हैं वो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। दूसरे प्रदेशों में भी ये सफल प्रयोग हो रहा है और अब ये जो जीरो बजट खेती है वो उसको शामिल कर लिया गया है, बजटिंग में शामिल कर गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो सारे कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना जो बड़ी सफल योजना रही है, उसके अंतर्गत असिस्टेंस है, बहुत सफल योजना है आवास, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको और जोड़ेंगे, 3 करोड़ और लोगों को जो है आवास देंगे। तो ये महत्वपूर्ण योजना, इससे संबंधित भी सवाल है। इसके अलावा मिशन अमृत सरोवर फेज 2 जो है, अमृत सरोवर की बात हुई थी और पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं, गांव की आर्थिकी और पानी का एकत्रीकरण, ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी टू पंचायत में डिजिटल कनेक्टिविटी कैसी है, इंटरनेट से उनको जोड़ा गया है, उसके लिए केबल बिछाया गया और बड़ी योजना है और बहुत सारी पंचायतों को, हजारों लाखों पंचायतों को जोड़ दिया गया है इंटरनेट से, तो उससे संबंधित भी प्रश्न है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो वस्त्र उद्योग है उसमें एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है प्रतिबिंब, उससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न है। तो सारा का सारा जो, अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर सवाल अंत में यही है कि जो विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो रिवीजन हुआ है बिहार में, उसको लेकर लगातार चर्चा की मांग उठ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो इसके ऊपर है, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग अपने आप में, तो इस पे चर्चा करना जो है वो
संभव नहीं है। पवन, आपने ना प्रश्नकाल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में हमें जो है जानकारी उपलब्ध करवाई है। एक प्रश्न जो है प्रश्नकाल के दौरान लद्दाख पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क सुधार से जुड़ा हुआ पूछा जाने वाला है। ये प्रश्न इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही का वो दिन है, जो है धारा 370 जो है वो हटाई गई थी और ऐतिहासिक दिन है। इस संदर्भ में भी ये प्रश्न क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पर्यटन को केंद्र में रखकर ये जो है सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा है लद्दाख के संदर्भ में। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है? बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसा मैंने कहा कि अगर आपने भी कहा कि 5 अगस्त जो है 6 साल पूर्व जो है धारा 370 जम्मू कश्मीर में खत्म की गई थी, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख में यूनिवर्सिटीज खुली हैं, बाकी बहुत सारे विकास कार्य हुए, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। हालांकि राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, अलग अलग दल वहां पे जो हैं वो अपनी जो सियासत है वहां पे चलती रहती है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 6 वर्षों में विकास हुआ है। वहां के युवा बहुत आगे आए हैं प्रतिबिंब, और युवाओं को रोजगार मिला है, वो देश की मुख्य धारा में जुड़े हैं और हर मुद्दे पे, देश से जुड़े मुद्दे पे उनको फायदा भी वहां पे हो रहा है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत बड़ा काम हुआ है। चाहे सड़कों की बात हो, लद्दाख जैसा हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, दूरदराज इलाके हैं, राज्यपाल के थ्रू जो है केंद्र सरकार वहां के लिए बजटिंग अलॉट करता है। तो आज का दिन क्योंकि 6 वर्ष हुए हैं वहां जो है घाटी में धारा 370 खत्म हुए और लद्दाख भी उसमें शामिल है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन ये प्रश्न है। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे है वहां पे बहुत काम हो रहा है और आगे भी होना जो है वो जारी रहेगा। जी पवन, आप बने रहिएगा। जैसा कि आपने कहा भी है कि लोकसभा के भीतर 4 विधेयक आज सूचीबद्ध हैं। आज क्या देखते हैं, उस पर चर्चा होती है और क्या वो पारित हो पाते हैं, उसकी क्या संभावना है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से। उससे पहले आइए जान लेते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में ग्राफिक के माध्यम से। लोकसभा में आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए एक साथ लिए जाएंगे। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के संबंध में परिनियत संकल्प पेश करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने तक जारी रखे जाने के संबंध में परिनियत संकल्प पेश करेंगे।
पठानकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 23 जुलाई 2025 को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। हमारे सहयोगी पवन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज बहुत ही महत्व का दिन है, 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं, प्रश्नकाल में बहुत महत्व के प्रश्न लगे हुए हैं। अगर प्रश्नकाल जो है सुचारू रूप से चलता है तो ये प्रश्न आज पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रालय और मंत्रियों के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। लेकिन आज संसद की कार्रवाई से ठीक पहले एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाए जाना, ये भी कोई संकेत देता है क्या पवन? कोई जानकारी? जी, एनडीए की बैठक हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ है। बाकी सांसदों ने भी वहां चीजें अपनी बातें रखी हैं, पर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर जो चर्चा हुई है और सरकार ने जिस तरह से पक्ष रखा है, इसमें संसद में जो दोनों सदनों में पक्ष रखा है उस पर जो है प्रधानमंत्री की तारीफ की गई सहयोगी दलों की तरफ से। और ऑपरेशन सिंदूर पर बाकी भी जब एनडीए के घटक दल बैठते हैं तो बाकी भी बहुत सारे एजेंडे में चीजें रहती हैं। हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे सामने हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव भी है, तो एक बहुत सारी चीजें रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो ये बैठकें जो होती रहती हैं। और आज जो है विशेष ये है कि एनडीए की बैठक हुई है। हालांकि पार्टियों की बैठक तो हर हफ्ते होती ही रहती है प्रतिबिंब। आज जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने भी उसमें कहा है कि बहुत अच्छे से जो पक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों में रखा गया है और आगे भी इस मुद्दे पे सरकार की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है देते रहेंगे और जानकारी भी देते रहेंगे। प्रतिबिंब जी, ये इसलिए भी लोगों की और जो है विशेष रूप से मीडिया की नजरें इस बैठक पर इसलिए भी है क्योंकि 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। विशेष रूप से इस दिन पर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए हैं, इसलिए भी शायद इस बैठक की चर्चा हो रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में। आज जो है धारा 370 को जो है खत्म हुए और घाटी में जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष पूरे हुए हैं। जैसा हमने कहा कि प्रश्न भी है प्रश्नकाल में लोकसभा में ये, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत विकास हो रहा है, चाहे लद्दाख की बात हो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, तो उस विषय पे एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से जो है सरकार की तारीफ की गई है। और दूसरी बात यह है कि जो पहलगाम का जैसी घटना हुई थी उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने रिएक्शन किया, पाकिस्तान को जो है उनको करारा जवाब दिया गया और उसके बाद जो है इसकी चर्चा भी जो है संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में हुई, तो ये अपने आप में सरकार की तरफ से और एनडीए संगठन की तरफ से एक इंगित भी किया जाता है, इशारा भी दिया जाता है, तो उसी पे चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है ये जो एनडीए की बैठक है। प्रतिबिंब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है, क्या उसके लिए भी कोई उम्मीदवार का नाम तय करने के संदर्भ में भी क्या ये बैठक हो सकती है, उसका भी महत्व है क्या? प्रतिबिंब हम जानते हैं कि जब जब एनडीए की बैठक होगी तो अटकलें तो चलती ही हैं। जैसा चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया है बार बार और सहमति से आम सहमति बनाने की कोशिश एनडीए का उम्मीदवार जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा जाहिर तौर पे एजेंडे में कि नहीं है, वो मीडिया को नहीं बताया जाता, पर जरूर क्योंकि जब एनडीए के घटक दल सभी मिलते हैं तो इस विषय पे चर्चा की जा सकती है। जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उनकी क्या सोच उस विषय में है, उनके क्या मत है, कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, और सारी चीजें जो राजनीतिक दलों के बीच में होती है वो उनसे जरूर किया जाएगा। और ये पार्टी स्तर पे भी और एनडीए स्तर पे भी आम सहमति बने
ऐसे मुद्दे पर, इस पे भी जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी जब बैठती हैं तो चर्चा तो जरूर होती है। प्रतिबिंब। जी हाँ, जब आप बोल रहे हैं पवन, तो बाल योगी ऑडिटोरियम में जो एनडीए की बैठक चल रही है उसकी तस्वीर हम साझा कर रहे थे। बैठक में उपस्थित होने के लिए जब प्रधानमंत्री जा रहे थे उस तब की तस्वीर, और प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ये अभी बैठक लगातार जारी है, और जैसा कि कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सफलतापूर्वक किया गया और जो अभी भी जारी है उसकी सफलता को मनाने के लिए भी और प्रधानमंत्री को इसका पूरा श्रेय देने के लिए, इसकी सफलता का श्रेय देने के लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत सत्कार किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके तमाम सांसद इस वृहद कार्यक्रम में, इस वृहद बैठक में उपस्थित हैं। और ये बाल योगी ऑडिटोरियम जो कि सेक्रेटरीट में है, संसद के सेक्रेटरीट में है, वहां की ये तस्वीरें हैं। और हम आपको बता दें कि अभी लगातार ये बैठक जारी है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, उस संबंध में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हम बता दें कि हमारे सहयोगी पवन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पवन बता रहे हैं कि आज अगर लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। विधेयकों की बात करें, कितने महत्वपूर्ण हैं चारों विधेयक, पवन? प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, और अगर मैं पहले विधेयक की बात करूं तो वो द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली ऑफ गोवा बिल 2024 है। ये बिल पहला बिल है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये सारा जो बिल है ये गोवा विधानसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित बिल है। इस पे कोई ज्यादा जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कोई विरोध नहीं है इसमें, पर बस चर्चा नहीं हो पा रही है। और सीधा सा जुड़ा मामला विधानसभा में सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है, क्योंकि 40 विधानसभा सीटें हैं गोवा विधानसभा में, तो 4 सीटें इससे बढ़ जाएंगी और उसके बाद पुनर्सीमन होगा और गोवा विधानसभा की सीटें बढ़ने से ये संबंधित बिल है। दूसरा बिल जो है प्रतिबिंब वो है द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और 10 दिसंबर 2024 को ये बिल जो है लोकसभा में रखा गया था। उसके बाद इसका मकसद जो है वो मर्चेंडाइज शिपिंग जो एक्ट है 1958 का, उसको संशोधित करना है। 1958 में बना था और अब 2025 में इससे संबंधित बिल आ रहा है। तो वास्तविक स्थिति क्या है प्रतिबिंब के, जो भारत में जो पोर्ट्स के थ्रू जो मर्चेंटाइजिंग होती है उसमें 75% भारत की निर्भरता है विदेशी बंदरगाहों पर, जो विदेशी पोर्ट्स हैं, जो बड़े पोर्ट्स हैं। और अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो है 12 जो है मेजर पोर्ट्स हैं, क्योंकि 2 तरह के पोर्ट्स हैं देश में, एक मेजर पोर्ट्स हैं और दूसरे माइनर पोर्ट्स हैं। तो मेजर पोर्ट्स की संख्या जो है 12 है, बल्कि जो माइनर कार्गो पोर्ट्स हैं वो 66 हैं और इसके साथ जो फिशिंग पोर्ट्स हैं वो 151 है उनकी संख्या। और अगर मैं कार्गो शिपिंग की बात करूं तो 53% जो है वो जो 12 बड़े पोर्ट्स हैं भारत में उसके थ्रू होती है और 47% जो है वो माइक्रो वाले लेवल के हैं। तो इसमें क्या है कि ये कुछ स्टेट्स के अंडर आते हैं जो माइक्रो वाले हैं और बाकी जो है केंद्रीय शिपिंग पोर्ट्स मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 75% निर्भरता है विदेशी पोर्ट्स पे, उसको खत्म करने की बात है। और बड़ी बात है कि इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, विपक्ष की तरफ से भी कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो तिरुवनंतपुरम के पास जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट है जिसका नाम है विजिनम, तो ऐसा जो पोर्ट है केरल का, तो उसके ऊपर वहां सरकार दूसरी पार्टी की लेफ्ट की सरकार है, परंतु प्रधानमंत्री वहां पे गए और इसके ऊपर 8,900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा किएगा पोर्ट को, इंटरनेशनल पोर्ट्स पे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है कि विरोध नहीं होना चाहिए पोर्ट्स को और बंदरगाहों पे जो है मर्चेंडाइजिंग का मामला है तो ये बढ़ना चाहिए। तो इससे संबंधित ये दूसरा बिल है। अगर मैं तीसरे बिल की बात करूं तो तीसरा जो बिल है वो जो नेशनल बिल है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025।
ये अभी जुलाई 23 को ही रखा गया था ये बिल। और इसमें क्या है कि सारे के सारे एक अम्ब्रेला के अंदर सारे खेल निकायों को, चाहे नेशनल जो ओलंपिक कमेटी हो, चाहे नेशनल पैरालंपिक कमेटी हो, चाहे जो भी कमेटी हो, तो इसमें जो, और चाहे खेल निकाय हो जितने भी स्पोर्ट्स के, तो उनको जो है उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की बातें हैं। जितने भी अलग अलग स्पोर्ट्स है, चाहे क्रिकेट के स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारे रेसलिंग की बात हो, चाहे आर्चरी की बात हो, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे कबड्डी की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, तो इसको एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की बातें हैं। और इसके साथ ही एक बात और है कि इसमें जो है नेशनल बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये भी डेवलप किया जाएगा, और इसके साथ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसके अलावा अगर कोई विवाद होता है खेल संबंधी, जैसे क्योंकि खेल निकायों से विवाद सामने आते रहते हैं, अभी रेसलिंग को लेकर हमने बहुत सारी चीजें देखी, तो उससे संबंधित जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का प्रावधान भी इसमें किया गया है इस बिल में। तो महत्वपूर्ण बिल है। और इसके बाद एंटी डोपिंग, जो नेशनल एंटी डोपिंग बिल है, उसको अमेंडमेंट बिल है 2025 का, 2022 में लेकर एक्ट आया था प्रतिबिंब। पवन, एंटी डोपिंग पर बात करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, चूंकि हाल ही में नई खेल नीति की घोषणा की है, तो क्या माना जाए ये जो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 है वो नई खेल नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या ये विधेयक? बिल्कुल प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इसलिए है क्योंकि अगर हम ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक में भारतीय जो विजेता हैं, पदक जीतने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। चाहे भारतीय पैरालंपिक की बात हो वो बढ़ी है। जो खेलो इंडिया जो मूवमेंट चलाया जाता है खेल मंत्रालय की तरफ से, और बाकी भी मिनिस्टर इसमें एक्टिव रहते हैं। सांसद जो है अपने क्षेत्रों में इसके लिए खेलों के प्रति जो युवाओं को उस ओर आकर्षित, नशा ना करें और वो खेलों की तरफ आकर्षित हो। तो ये जग जाहिर है कि जब ओलंपिक्स में हमारे मेडल बढ़ रहे हैं और पैरालंपिक्स में हमारे मेडल बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है हर खिलाड़ी जो है किसी भी खेल का है, हम जानते हैं कि रेसलिंग में, शूटिंग में लगातार मेडल इसी फील्ड में भारत के लिए आए हैं। बैडमिंटन में बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा देश है भारत। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और सबसे बड़ी आबादी में अगर ओलंपिक तालिका में देखें तो भारत की स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती। पिछले कई वर्षों में तो ठीक नहीं थी, अब उसमें सुधार हुआ है। गोल्ड भी आने लगे हैं, सिल्वर भी आने लगे हैं, ब्रॉन्ज तो बहुत सारे आते हैं। तो पर ये भी पवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संपन्नता का आधार भी बन गए हैं। खेल प्रतियोगिताओं में आपका प्रदर्शन कैसा रहता है वो भी एक मापदंड बन गए हैं संपन्नता का, या फिर किसी देश के विकसित होने का, उसके सशक्त होने का। इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से इस ओर ध्यान है, और उनका दूसरी ओर ध्यान ये भी है कि बहुत जल्द देश के भीतर ही ओलंपिक खेल भी करवाए जाएं। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये विधेयक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 2036 का ओलंपिक जो है वो भारत में आयोजित हो, ऐसी सरकार की भावना है। और उस पर वो तब होता है प्रतिबिंब जब इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होता है। 1983 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, तो एशियन गेम्स हो चुके हैं भारत में। तो ये सारी की सारी चीजें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 2036 में हमें ओलंपिक आयोजित करने हैं तो खेल नीति उसमें बनाने की जरूरत है। इस तरह के बिल आने की जरूरत है ताकि खेल और खिलाड़ियों को जो है वो बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री का तो रहता ही है, प्रधानमंत्री जब भी कोई ओलंपिक्स के लिए जाता है तो उन खिलाड़ियों से मिलते हैं, वो इंटरेक्शन हम सभी लोग देखते हैं। और जब आते हैं, जीतते हैं, चाहे हारते हैं, तब भी प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं, और पूरा देश की जनता उसको बड़े क्लोजली देखती है, उसका इंतजार करती है। तो सरकार की तरफ से लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लिहाज से ये बिल जो है गवर्नेंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के खिलाड़ियों से, और जैसा आपने कहा कि खिलाड़ियों को मौका तो मिल ही रहा है। हरियाणा की बात हो चाहे बाकी दूसरे राज्य हो, वहां पे खिलाड़ियों के लिए नौकरियां जो हैं वो आरक्षित की जाती हैं। सभी प्रदेशों ने अपनी पॉलिसीज बनाई है कि जो भी एक्सेल करेगा स्पोर्ट्स में उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो ये भी एक जो है अच्छी चीज रहती है कि खिलाड़ी सोचते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा नौकरी के जरिए, और अपने स्पोर्ट्स को वो कैरी कर पाएंगे। प्रतिबिंब जी हाँ, और जो आप एंटी डोपिंग वाले विधेयक की बात कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं खेलों की दुनिया से संबंधित है।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये एंटी डोपिंग का जो है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में इससे संबंधित जो एक्ट है वो लाया गया था और अब इसमें संशोधन की बात है। प्रतिबिंब इसमें क्या है कि एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा उसको बनाने का इसमें प्रावधान है इस बिल में, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है 2025 का, और ये प्रावधान करता है इससे संबंधित। और इसमें क्या है कि इसके साथ साथ जो भारत में जब प्रतिबिंब भैया की जो टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग लैब्स जो डोपिंग से संबंधित है वो भी कम है। तो इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जो डोप टेस्टिंग एजेंसीज होंगी भारत में, जो मान्यता प्राप्त होगी, सरकार ने जो तय किए होंगे स्टैंडर्ड्स, उनको जो पूरा करेगी उसको पंजीकरण और मान्यता दी जाएगी। तो ये भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। और एंटी डोपिंग नियमों का जो भी खिलाड़ी उल्लंघन करेगा तो उसके लिए भी इसमें सख्त जो है नियम बनाए गए हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल प्रतियोगिता होती हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, और वहां पे कई जगह जो है हमारे खिलाड़ी जो हैं, हमारे सामने उदाहरण आते रहते हैं कि वहां पे हमारी खिलाड़ी जो हैं डोप टेस्ट को फेल कर गए और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति आती रही है, तो उस दृष्टि से भी भारत को स्ट्रांग करने के लिए बिल लाया गया है। प्रतिबिंब जी हाँ, उसके लिए बिल लाया गया है और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है और दर्शकों को बहुत जानकारी उपलब्ध भी करवाई है। आपने प्रश्नकाल के संदर्भ में काफी कुछ बताया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो बिल हैं जिसमें माफ कीजिएगा प्रश्न है जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर इस संदर्भ में देखें तो सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और विशेष रूप से हथकरघा कारीगरों के लिए न केवल देश में बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जो है बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहां पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमारे हथकरघा कलाकार जा रहे हैं और मांग भी बड़ी है। जी हां, पवन जा चुके हैं क्योंकि उनको जो बैठक चल रही है उसको भी कवर करने जाना है। अगर बात करें कि राज्यसभा में क्या कुछ रहने वाला है और कौन कौन से प्रश्न आज लोकसभा के भीतर आज महत्व के पूछे जाने वाले हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ग्राफिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज जो है एनडीए की संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी पवन ने जानकारी भी दी है। और एनडीए संसदीय दल की यह बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हो चुकी है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में उपस्थित हैं। उनका वहां पर आदर सत्कार किया गया और संदर्भ था ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक जो है वो चलाए जाना। लोकसभा की अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जान लेते हैं कौन कौन से मंत्रालयों से कौन कौन से महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मेढक तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद माधव नेनी रघुनंदन राव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि किसानों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है, देश में किसानों द्वारा आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं और इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। किसान सम्मान निधि सहित किसानों को किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी भुगतानों का ब्यौरा क्या है और तेलंगाना राज्य में किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है। इंदौर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी गृह मंत्री से पूछेंगे कि क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क में सुधार विस्तार हुआ है, यदि हुआ है तो सरकार द्वारा सर्दियों के दौरान मुख्यालय के साथ दूरस्थ क्षेत्रों की संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि उठाए गए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन क्षेत्र के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साबरकंठा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभनाबेन महेंद्र सिंह बारैया पंचायती राज मंत्री से पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि देश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है और ग्राम पंचायतों को समर्पित कार्यालय अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है।
नासिक महाराष्ट्र से सांसद राजा भाऊ पराग प्रकाश वाजे वस्त्र मंत्री से नासिक में वस्त्र क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक जिलों में हथकरघा, विद्युत करघा, परिधान और तकनीकी वस्त्र सहित वस्त्र क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं का आकलन किया है? यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश कुमार गौतम सहकारिता मंत्री से सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। क्या विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सहित देश भर में सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गोदामों का मानचित्रण किया गया है? यदि किया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या विशेष रूप से जम्मू में सहकारी खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोई वित्तीय या नीतिगत उपाय प्रस्तावित हैं? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दक्षिण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी सहकारिता मंत्री से BBSL की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। उनका प्रश्न होगा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और देश में इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है? इरोड तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सांसद KE प्रकाश वस्त्र मंत्री से NTTM के अंतर्गत कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से स्वदेशी विनिर्माण घटक के अंतर्गत तिरुप्पुर और इरोड क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं क्या? यदि हुए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है? राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुरुषोत्तम भाई रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्ष 2025-26 के तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की पहल की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या चुनौतियां सामने आई हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित की गई रणनीतियों और नीतियों का ब्यौरा क्या है? अमरोहा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंवर सिंह तंवर ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने मिशन अमृत सरोवर का दूसरा चरण शुरू कर दिया है? यदि कर दिया है तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है? उक्त मिशन के पहले और दूसरे चरण में राज्यवार, वर्षवार और जिलावार क्या उपलब्धियां और परिणाम हासिल किए गए हैं? पिछले 5 वर्षों के दौरान उक्त मिशन का राज्य और जिलेवार ब्यौरा क्या है? मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद अरविंद गणपत सावंत वस्त्र मंत्री से NTC मिलों की लाभप्रदता और पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या सरकार ने NTC मिलों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव योजना शुरू की है? यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार की देश में NTC मिलों के पुनरुद्धार की कोई योजना है और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं। नवरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र माझी सहकारिता मंत्री से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों के लिए शुरू की गई नई क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए NCDC द्वारा संप्रभु गारंटी के साथ बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी है? वेल्लोर तमिलनाडु से DM की सांसद DM कत्तीर आनंद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार तमिलनाडु के सफल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल, जिसमें सीमांत किसानों के खाते में राशि निर्बाध रूप से जमा होना सुनिश्चित होता है, की तर्ज पर PM किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का दायरा और राशि बढ़ाने का कोई विचार है क्या? खीरी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर ग्रामीण विकास मंत्री से
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फूस की छत वाले घर को वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाता है। यदि माना जाता है तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए टीन की चादरों से बनी कम लागत वाली छत को फूस की छत माना जाता है। यदि माना जाता है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। डिंडीगुल तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद सच्चिदानंदम और वस्त्र मंत्री से वस्त्र क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। उनका प्रश्न होगा कि देश में वस्त्र और हथकरघा क्षेत्रों में वर्तमान रोजगार की स्थिति क्या है, इन क्षेत्रों में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए क्या पहल की जा रही है, इन क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाला औसत मासिक वेतन कितना है और वस्त्र श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है। अहमदाबाद पश्चिम से गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश भाई मकवाणा इस्पात मंत्री से इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र को आवंटित कुल बजटीय सहायता का ब्यौरा क्या है और क्या इसका उपयोग इस प्रकार प्रस्तावित है और मिशन की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत पायलट परियोजनाओं की संख्या और प्रकृति क्या है। ठाणे महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कितने किसान और कितने हेक्टेयर भूमि कवर की गई है और इसे अपनाने वाले किसानों की आदान लागत में आई कमी, उनकी शुद्ध आय में हुई वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य में हुए सुधार से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं। काजीरंगा असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा वस्त्र मंत्री से पूछेंगे कि क्या यह सच है कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं परियोजनाओं का विशेष रूप से असम सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर ग्रामीण विकास मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को पहुंच मार्गों से जोड़ने से संबंधित सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से गांवों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक पहुंच मार्गों से नहीं जोड़ा गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री से पूछेंगे कि पशु कल्याण संगठन की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया क्या है और देश के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों की सूची क्या है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान पशु कल्याण बोर्ड की विभिन्न अनुदान सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है। सतना मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार बाजरा के उत्पादन विपणन और निर्यात हेतु संस्थागत सहायता प्रदान करने हेतु एक पृथक राष्ट्रीय बाजरा बोर्ड की स्थापना का विचार रखती है। यदि रखती है तो ब्यौरा क्या है। उक्त बोर्ड की संभावित संरचना, इसका कार्यक्षेत्र, वित्त पोषण तंत्र और किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय हेतु रूपरेखा क्या होगी। जी हां, हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार भी संसद भवन के सामने उपस्थित हैं। उनके साथ माननीय सांसद रवि किशन भी हैं। सुरेंद्र जी, प्रतिबिंब, अभी हम बात करें राज्यसभा की कार्रवाई की तो उससे पहले जान लेते हैं जो संसद भवन परिसर में आज एनडीए की बैठक हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद रवि किशन जी। रवि जी, जो आज बैठक हुई है उसका क्या आज रहा है एजेंडा?
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत दिन से नहीं मिले थे, उनको सबको मिलना था, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि और सबको कहा भी, ताकीद भी दिया कि भाई हमको बार बार हर ट्यूसडे जो प्रथा है उसको मिलवाया करो। बहुत जज्बा भरा रहा, जुनून भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर से लेके महादेव ऑपरेशन जहां पे वो तीनों मारे गए, वो सारे, और देश कहां पर जा रहा है और देश कितनी एनडीए के गठबंधन के साथ ये देश कितने और ऊंचाई पे जाएगा, और ये गरीबी कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल गए। प्रधानमंत्री जी ने वचनबद्ध किया कि हम इस एनडीए की सरकार में गरीबी भी हटा देंगे और इस देश को और विराट और विशाल बनाएंगे। कि ये कहता है ना कि राष्ट्र सर्वोपरि, वो नारे को बुलंद किया। बड़ा जोश भरा उनका आज व्यक्तित्व रहा। एक बातचीत रही, एक गुरु के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक हमारे संगठन के नेता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में। आज उनके बहुत सारे रूप थे, अनगिनत रूपों के साथ उन्होंने सब लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा भरी है कि आज पूरी पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन, जैसे कहते हैं ना कि फ्रेश, आप डिटॉक्स होकर वापस से फ्रेश होके आ जाते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ। आज उनका ये मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम सब लोगों को रूबरू मिलवाया गया। अगर हम बात करें उसकी सदन की कार्रवाई की, तो 370 को हटाए हुए आज 6 साल हो गए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज बहुत ये दिन इतिहास के पन्नों में चला गया। ये वो पल है जहां पर घोटा गया था संविधान को, जहां पर संविधान को कुंठित किया गया था। 370 की धारा जो आज ऐतिहासिक दिन है, इसको सदियों तक जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत में हर जगह याद किया जाएगा कि कैसे गुलामी की जिंदगी उनको जीने के लिए एक बोलते हैं दो झंडे, एक ही भारत में पहली बार था कि एक संविधान और 2 निशान, ये ऐसा सब लेके जो गंदगी चल रहे थे, पुरानी सरकारों ने जो बर्बादी की थी, कांग्रेस ने जो हत्या की थी संविधान की, जम्मू कश्मीर आज हरियाली से भरा, हरिहर हो गया। तो ये दिन को मैं प्रणाम करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को और पूरे एनडीए के संगठन को, और जम्मू कश्मीर के पूरे उस जमहूरियत को, जो वो यहां का युवा आज पत्थर बंदूक फेंक के आज सपनों की ओर आगे बढ़ गया। आज फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गए, म्यूजिशियन भी आ गए, और बहुत कुछ आज जम्मू कश्मीर का युवा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आज वो बहुत आगे आ रहे हैं। ये एक मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। अगर हम बात करें संसदीय कार्रवाई की, तो दोनों सदनों में व्यवधान के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। कई महत्वपूर्ण बिल लगे हुए हैं, प्रश्नकाल भी लगे हुए हैं, कई प्रश्न सांसदों के महत्वपूर्ण रहे हैं, आपके भी प्रश्न रहे हैं जो पूछे नहीं जा सके, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत हमको उस दिन अचानक 0 आवर मिला था जहां मैंने स्वास्थ्य की बात कही थी। स्वास्थ्य को लेके एक मानक खाद्य पदार्थों पे रहना चाहिए, ढाबा 5 स्टार, उसको भी विरोधी दल, कांग्रेस के दलों के आईटी सेल ने घुमा के उसको समोसे पर ले आके बातचीत को घुमा दिया। इनकी सोच इतनी ओछी होती जा रही है। ये अपने आप को एक बहुत ही सर्वज्ञानी लोग बनाते हैं, जहां इनको पता नहीं कि इस देश में कितने, हमको गरीब चुन के भेजते हैं। मैं गोरखपुर से आता हूं, वहां 90% लोग अभी भी मध्यम वर्ग और नीचे के स्तर पर हैं, वो मेरे वोटर हैं, मुझे उनकी आवाज उठानी है। इनकी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि आज ये सदन जनता के टैक्स का पैसा, आप देखिए पीछे मंजर देख रहे होंगे, करोड़ों रुपए ये लोग बर्बाद करते हैं। बहुत दुखद है, और जनता इनको आने वाले चुनाव में, बिहार में जो हो रहा है, बंगाल में जो होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, वो सारे चुनाव में जनता इनको कड़ा जवाब देगी। इन सबकी जमानत जब्त होगी। बुरी तरह जनता हर चीज देख रही है, कैसे विपक्ष उनके पैसों की बर्बादी करता है, सदन चलने नहीं देता, पर आवर करोड़ों रुपए लगते हैं। ये सदन, ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां पर घंटे में करोड़ों रुपए का एक बजट चलता रहता है, जैसे एक मीटर डाउन होता है। अब उसको ये लोग चलने नहीं देते हैं, बड़ा दुखद है। बात करें, धन्यवाद सर। तो प्रतिबिंब, जिस तरह से सांसद रवि किशन ने अपनी बातें बताई, आज एनडीए की बैठक को लेकर भी उन्होंने बात की, 370 पे अपना रखा उन्होंने। अब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक इसमें आने हैं। जो सबसे बड़ा तो वही है पोत परिवहन वाला, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं उसको रखने वाले, लेकिन कई दिनों से लगातार वो लंबित चल रहा है। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार, 1 हफ्ता पहले की करीब बात करें तो केरल के तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का 1 मिनट, मैं सुरेंद्र आपको रोकना चाहूंगा। ये जिस विधेयक की आप बात कर रहे हैं,
समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल्स 2025, ये 28 मार्च 2025 को लोकसभा से पारित हो चुका है। और इस बिल का उद्देश्य की भी बात करें तो 100 साल पुराने स्वतंत्रता पूर्व जो कानून है भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 को निरस्त करना है और प्रतिस्थापित करना भी है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है ही, क्योंकि भारत के जो बंदरगाह हैं वो लगातार विकसित होते जा रहे हैं और भारत का जो डिपेंडेंसी थी वो विदेशी बंदरगाहों पर लगभग 75% थी, जिसको घटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस पहल को कर रहे हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्रों के बंदरगाहों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो केरल का डेवलपमेंट किया है बंदरगाह का, वो पीपी मॉडल पे किया है, जिसके जरिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो विदेशी बंदरगाहों की बजाय भारतीय बंदरगाहों पे मिलेंगी। जो अभी जितने भी जो परिवहन का दिक्कतें आती थी भारत को, अलग अलग पोर्ट जो थे हमारे परिवहन की जो दिक्कतें आती थी, अलग अलग बंदरगाहों पे हमें काफी पैसा देना पड़ता था, जिसकी लगभग बचत काफी हद तक होगी। जी हाँ, आप प्रश्नकाल के लिए कह रहे थे कि प्रश्नकाल में भी बहुत महत्व के प्रश्न हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए काफी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक बहुत प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि आयुष केंद्रों की संख्या कितनी है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है? जी देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न तो है, इसके अलावा भी कई सारी हैं, जैसे कि हम बात करें शंकरराव चौहान की, अशोक राव शंकर चौहान, उनका प्रश्न है स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों को लेकर है, वो स्थिति जानना चाहते हैं, कहां कहां पे ये लग रहे हैं और क्या वर्तमान में स्थिति। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, धार्मिक और शहरों में तंबाकू और शराब की बिक्री और उपभोग के नियंत्रण को लेकर ये सवाल किया है सतनाम सिंह संधू ने, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। अगर हम बात करें तो उनका सवाल था देश भर में धार्मिक और विरासत वाले शहरों में जो तंबाकू और शराब की बिक्री है उसको प्रतिबंधित करने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह के नियंत्रण सरकार कर रही है। वहीं सवाल एक और है धनंजय भीमराव का, उनका कहना है सीएसआर फंड को लेकर उनका सवाल है कि किस तरह से सीआर फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएसआर फंड के मामले को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि कुल कॉर्पोरेट जितने भी उत्तरदायित्व हैं वो किस किस तरीके से अलग अलग मदों में सबको दिए जा रहे हैं, उसको लेकर उनका सवाल था। साथ ही इम्पोर्टेंट एक और सवाल है आयुष मंत्रालय को लेकर, जिसमें संस्थागत रूप से एकीकृत करने की बात उन्होंने की है, ये सवाल उनका रहा है। एक और सवाल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर जो सवाल किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। वहीं अगर हम बात करें प्रश्नकाल के अलावा भी तो दो प्रस्ताव इसमें आने हैं, जिसके एक प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी जो सीमा सुरक्षा टैक्स को लेकर है। दूसरा है अमित शाह जो रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री, उनका है 13 अगस्त से जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है उसको आगे बढ़ाने को लेकर, क्योंकि देखिए बीएसी की मीटिंग में ऑलरेडी 2 घंटे का समय दिया जा चुका है, समय नजदीक आ रहा है 13 अगस्त का। ऐसे में बहुत जरूरी बन जाता है इस विधेयक को, इस प्रस्ताव को सदन में आना, ताकि इस पे सुचारू रूप से चर्चा हो सके और इसे पारित करके जो राष्ट्रपति शासन का है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार जानकारी दे रहे थे कि राज्यसभा में क्या कुछ आज होने वाला है। अगर राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों की बात करें तो राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 4 प्रश्न, आयुष मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से 3, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 2 और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से एक प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक राव शंकर राव चौहान का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न त्वचा की देखभाल के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर से जुड़ा हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेरोलॉजिस्ट एंड
लेप्रोलॉजिस्ट द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर त्वचा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जो कि देश में आयोजित निःशुल्क त्वचा स्वास्थ्य शिविरों की सर्वाधिक संख्या है। यदि हां, तो इस संबंध में स्थानवार ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय भीमराव महादिक का प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में जल्दबाजी किए जाने से संबंधित प्रश्न है। जानना चाहते हैं कि कंपनियों द्वारा विगत 3 वर्षों में कुल कितना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय होने की सूचना दी गई है। क्या CSR निधियों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने या इन निधियों का दुरुपयोग किए जाने का मामला पाया गया है। CSR निधियों का उपयोग पारदर्शी तरीके से और इच्छित जन कल्याणकारी कार्यकलाप के लिए किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मयंक कुमार नायक का आयुष मंत्रालय से प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवा में आयुष का संस्थागत एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुष के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में स्थापित एकीकृत चिकित्सा विभागों का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सेवाओं को सह स्थापित किया गया है और आयुष के संस्थागत एकीकरण के लिए विशिष्ट रूप से आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्रश्न PMGKAY और NFSA के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में विलंब से संबंधित है और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो रहे हैं। विलंब और अनियमितताओं से संबंधित समाचार के बारे में जानकारी है। ऐसे कितने मामले हैं जहां राशन वितरण समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का प्रश्न वित्त मंत्रालय से राज्यों को कर अंतरण से संबंधित है। उनका यह प्रश्न जानना चाहते हैं कि उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी विगत वर्ष में कुल कर अंतरण में प्रतिशतता की दृष्टि से परस्पर कर हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद पिछले आयोग की रिपोर्ट की अवधि की तुलना में कम हो गई है। इसी कमी की मात्रा कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं। उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी कुल कर अंतरण में प्रतिशतता की दृष्टि से परस्पर कर हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ गई है। इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्य प्रसाद का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक पार्कों का प्रचालन से संबंधित उनका प्रश्न है। जानना चाहते हैं कि वर्तमान में देश में कितने प्लास्टिक पार्क चालित हैं तथा उनमें कार्यरत विशिष्ट उद्योग अथवा इकाइयों का झारखंड सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। सभी प्रचालित प्लास्टिक पार्क में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। क्या किसी प्लास्टिक पार्क में अब संरचना विकास को पूरा करने अथवा इकाइयों के आवंटन में किसी प्रकार की देरी हुई है। यदि हां, तो इस विलंब के चिन्हित कारणों का ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद डॉक्टर कनिमोजी NVN सोमू का प्रश्न पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वो जानना चाहती हैं कि क्या सरकार तटीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए मत्स्य पालन और पोत संचालन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। यदि कर रही है तो कौशल विकास, प्रमाणन और प्रदान की गई नियोजन सहायता सहित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहे संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।